हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ASL। मैं अवधेश सिंह और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत डायरेक्शन सेंस एंड टेस्ट टॉपिक पे। तो डायरेक्शन सेंस एंड टेस्ट टॉपिक पे ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो इसके पहले का जो वीडियो हमने अपलोड किया था, जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा होगा, पहले आप उस वीडियो को जाकर देखें, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया था, उसके बाद क्वेश्चंस को लिया गया था। और इस वीडियो में हम डायरेक्ट फिर क्वेश्चंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे। तो पहले के वीडियो में जिस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया था, उसी टाइप का क्वेश्चंस इस वीडियो में भी लिया गया है। इसके बाद इसका एक दो क्वेश्चंस करने के बाद हम अगले टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इस टॉपिक से, उस क्वेश्चंस को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुत्ते को उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूरब की ओर है, हर शाम बाहर ले जाता है। वे पश्चिम की ओर 200 मीटर और फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर जाते हैं। अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी होगी? तो इसमें भी आपको डायरेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो बस जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है उसी हिसाब से बस डाटा को यहाँ पुट करते हुए और हमको डायग्राम रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक। तो एक कुत्ते का मालिक जो है, उसका घर किस दिशा में बताया? तो उसका घर जो है वो पूरब दिशा की ओर है, ठीक। तो पूरब दिशा की ओर है, तो मान लेते हैं कि कुत्ते का जो मालिक का घर है वो यहाँ पे है, ठीक। इसी को हम पूरब दिशा मान लिए। ये जो है कुत्ते का मालिक का घर है, तो पूरब दिशा की ओर हो गया। बोलता है कि हर शाम बाहर ले जाता है घुमाने के लिए, ठीक। वे पश्चिम की ओर 200 मीटर, तो यहाँ से पश्चिम की ओर 200 मीटर जाते हैं। तो फिर यहाँ से मान लेते हैं ये पश्चिम, इधर पूरब, इधर पश्चिम, तो पश्चिम की ओर 200 मीटर जाते हैं। फिर यहाँ हमने एक एरो बना के रिप्रेजेंट कर दिया कि वो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं। कितना मीटर जा रहे हैं? तो 200 मीटर गए, ठीक है, पश्चिम की ओर 200 मीटर। और फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर जाते हैं। अब यहाँ से दक्षिण की ओर 500 मीटर जाते हैं, तो दक्षिण किस दिशा में होता है? तो नीचे होता है दक्षिण और ऊपर में होता है उत्तर। तो दक्षिण की ओर 500 मीटर गए, मतलब यहाँ से ये 500 मीटर दक्षिण की ओर आए, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है कि अब उन्हें अपने घर पहुँचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी होगी? तो उसका घर कहाँ पे था? उसका घर है यहाँ पे। और अभी प्रेजेंट स्थिति क्या है उसकी? तो वो अभी है इस जगह पे। तो यहाँ से उसको घर पहुँचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी होगी? तो यहाँ से उसको यहाँ जाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आपके एग्जाम में आवे कि किसी एक पार्टिकुलर जगह से ट्रैवल करते हुए किसी एक पार्टिकुलर जगह पर पहुँचता है और वहाँ से जिस स्थान के रिस्पेक्ट में हमको डायरेक्शन निकालना होता है, ध्यान से सुनिएगा कि जिस स्थान के रिस्पेक्ट में हमको डायरेक्शन निकालना होता है, उस स्थान पे हम एक क्वाड्रेंट का निर्माण कर देते हैं। क्वाड्रेंट बोले तो ये जो 4 क्वाड्रेंट बनाए थे ना, नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, तो यहाँ हम बस एक क्वाड्रेंट का निर्माण कर देंगे। क्वाड्रेंट का निर्माण कहाँ पे करना है, ये हमेशा याद रखिएगा कि जिस स्थान के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बोला जाए, उसी जगह पे बस एक क्वाड्रेंट का हम निर्माण कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम निर्माण कर दिए क्वाड्रेंट का, तो यहाँ क्या रिप्रेजेंट किया कि ऊपर में है उत्तर, तो नीचे है दक्षिण, तो इधर है पूरब, तो इधर है पश्चिम, ठीक। अब यहाँ से हमको घर पहुँचने के लिए इस दिशा को पकड़ना होगा। तो ये दिशा कौन सा है? तो देखिए उत्तर और ये है पूरब, तो उत्तर और पूरब का बीच का दिशा पकड़ना होगा। मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पूरब, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादातर कन्फ्यूजन आ जाता है। कन्फ्यूजन इसलिए आता है क्योंकि बेसिक चीज़ों को हम नहीं पकड़ पाते हैं कि किस रिस्पेक्ट के कंपेयर में हमको किस रिस्पेक्ट का डायरेक्शन फाइंड करना है। तो बेसिकली इस टाइप से क्वेश्चन जब भी आपके पास आते हैं, तो जिस स्थान से डायरेक्शन निकालने के लिए बोले ना, वहीं पर बस एक क्वाड्रेंट का निर्माण कर दो, और क्वाड्रेंट का निर्माण करने के बाद नामकरण कर दो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, जैसे कि ट्रेडिशनली होता है। अब उसके बाद यहाँ से हम देख रहे हैं कि घर पहुँचने के लिए उसको इस दिशा को पकड़ना होगा। तो ये दिशा कौन सा है? तो ये है उत्तर और ये है पूरब। तो उत्तर और पूरब के बीच का दिशा हो गया उत्तर पूरब, मतलब कि अब उन्हें अपने घर पहुँचने के लिए उत्तर पूरब दिशा को पकड़ना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्व करने का ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है। बहुत इजीली आप डायरेक्शंस को फाइंड इसमें आप कर सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन को हम लेते हैं। तो आइए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राजीव 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। राजीव, अच्छा इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस हो ना, ये इनफैक्ट इसी टॉपिक से नहीं, रीजनिंग का या मैथ का कोई भी क्वेश्चंस हो, कोशिश कीजिए क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ने का। जहाँ कोमा है वहाँ हल्का ठहराव होना चाहिए, जहाँ पूर्ण विराम है वहाँ उससे ज़्यादा ठहराव होना चाहिए। उससे क्या होता है तोड़ के पढ़ने से कि क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ही
आधा से ज़्यादा कंसेप्ट आपके माइंड में जो है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश क्या करना है कि क्वेश्चन को हमेशा तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है कि राजीव 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, पुनः वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। मतलब इस क्वेश्चंस में आपको डायरेक्शन भी फाइंड करना है और डिस्टेंस भी फाइंड करना है, दोनों चीज़ को इसमें आपको फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाया जाए इसको। राजीव 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो मान लेते हैं कि राजीव जो है वो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, मतलब यहाँ से मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर उत्तर की ओर राजीव गया। ये कितना गया है? 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, ठीक। उसके बाद क्या है कि पुनः वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब यहाँ आने के बाद फिर वो 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से रिटर्निंग आया वो यहाँ तक, ये डिस्टेंस 6 किलोमीटर ट्रेवल किया वो। तो अभी वो जो है वो इस पोजीशन पे है, अभी जो राजीव है वो यहाँ पे है। पहले क्या किया कि यहाँ से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया, फिर वहाँ से पुनः दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर गया, ठीक। तो अभी राजीव जो है वो इस पोजीशन पे है। अब क्या बोलता है कि इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। यहाँ से वो 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, तो पूरब दिशा किधर होता है? तो राइट साइड में हमारा पूरब दिशा होता है। तो इधर वो 3 किलोमीटर का दूरी जो है वो तय करता है पूरब दिशा की ओर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान कौन सा था? प्रारंभिक स्थान हमारा ये वाला था। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? तो दिशा फाइंड करना है किसके रिस्पेक्ट में। ये चीज़ क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही ये चीज़ कंक्लूजन में आ जाता है कि जो दिशा हमको इसमें फाइंड करना है वो किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है? तो प्रारंभिक स्थान के रिस्पेक्ट में। तो प्रारंभिक स्थान कौन सा था? ये वाला था, ठीक। तो यहाँ से तो आपको दिशा फाइंड करना है और डिस्टेंस भी फाइंड करना है कि कितनी दूरी पर है प्रारंभिक स्थान से। तो अभी जो एग्जैक्ट पोजीशन है राजीव का वो यहाँ पर है, लेकिन पहले उसका जो प्रारंभिक स्थान था वो यहाँ पर है। तो अब देखिए डिस्टेंस कैसे इसमें फाइंड होगा। अब यहाँ से यहाँ गया वो 10 किलोमीटर और रिटर्निंग यहाँ से यहाँ आ गया वो 6 किलोमीटर। तो यहाँ से जो यहाँ का बीच का दूरी बचा वो कितना बचा? तो ये 4 किलोमीटर बचा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 10 है और फिर यहाँ से यहाँ 6 है। तो शेष जो यहाँ से यहाँ का दूरी बचा वो 4 किलोमीटर बचा, ठीक। और यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर दिया हुआ है और आपका प्रारंभिक स्थान से अभी जो उसका करेंट पोजीशन है वहाँ तक का बीच का दूरी निकालना है। तो आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना होता है। इसमें क्या निकालना होता है? शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना होता है हमेशा। तो आप देखिए खुद इसमें ये आपका कहीं ना कहीं 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है और इसमें आपका पाइथागोरस थ्योरम जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस ऑफ आधार का स्क्वायर, वो फार्मूला से हमारा यहाँ का शॉर्टेज डिस्टेंस निकलता है, ठीक। चूँकि हमको यहाँ से यहाँ का दूरी पता है 3 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ का दूरी पता है 4 किलोमीटर और हमको ये दूरी फाइंड करना है प्रारंभिक स्थान से अभी जो उसका करंट पोजीशन है वहीं की दूरी फाइंड करना है। मतलब बेसिकली हमको यहाँ से यहाँ तक का दूरी फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं इसका अगर नामकरण कर दिया जाए, इसका ए नाम दे दे, इसका बी नाम दे दे और यहाँ पे इसका हम सी नाम दे दें, ठीक। अब कंपटीशन में बनाओगे तो आप नामकरण करके इतना लंबा चौड़ा तो बनाते नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं एंड यू हैव टू टिक एनी वन ऑप्शंस जो आपके अकॉर्डिंग सही है। लेकिन चूंकि हमको यहाँ पे समझाते हुए बनाना है तो सारा चीज़ जो डायमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है वो मैं कोशिश करूँगी जितना डिटेल में मैं कर सकूँ। तो अब नामकरण करने के बाद हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना है ना, BC। तो BC इक्वल टू क्या हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम से कि BC इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट ऑफ ये AB का स्क्वायर प्लस ऑफ AC का स्क्वायर। क्या हो जाता है? AB का स्क्वायर प्लस ऑफ AC का स्क्वायर, ठीक। BC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB का स्क्वायर प्लस ऑफ AC का स्क्वायर। तो यहाँ से AB कितना है? तो AB है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर और AC कितना है? तो AC है आपका 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और 4 का स्क्वायर हो जाता है आपका 16, ठीक है। 9 और 16 आपका हो जाता है अंडर रूट 25 और रूट से ये बाहर निकल के कितना हो जाएगा 5, दैट इज 5 किलोमीटर। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका निकल गया कितना? 5 किलोमीटर, ठीक। तो एक तो आपका आंसर फाइंड हो गया। जो डिस्टेंस पूछा था कि बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, सॉरी डायरेक्शन फाइंड करना है। तो इसके पहले क्वेश्चन में जो बताया था कि जिसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बोले वहीं पे एक कोऑर्डिनेट का निर्माण कर दो। तो यहाँ पर हमने एक कोऑर्डिनेट का निर्माण कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया नॉर्थ ऊपर में, नीचे हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट। अब ये दिशा कौन सी है? अब ये दिशा तो ये बीच वाला दिशा है,
देखने से पता चल जाएगा ये बीच वाला दिशा है। तब ये जब उत्तर है और ये पूरब है तो ये बीच का दिशा कौन सा हुआ, ये उत्तर पूरब दिशा हुआ, उत्तर पूरब। ये कौन सा दिशा हुआ, ये आपका हुआ उत्तर पूरब दिशा। मतलब हमारा आंसर क्या होगा कि वो 5 किलोमीटर की दूरी पर है और उत्तर पूरब दिशा की ओर है, उत्तर पूरब दिशा की ओर है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और कहीं भी आपको कन्फ्यूजन जाता है तो एक बार वीडियो को फिर से आप प्ले करके देखिएगा, आपको निसंदेह ये चीज़ समझ में आएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है, बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है, सी बी के पूरब और ए के दक्षिण पूरब की ओर है, तथा डी सी के उत्तर की ओर है, तथा बी और ए के साथ समरेख पर है, समरेख पर है। तो ए के किस दिशा में डी स्थित है, ए के किस दिशा में डी स्थित है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी डायरेक्शन सेंस एंड टेस्ट टॉपिक से होते हैं, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस टाइप से क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। दक्षिण पूरब दो दिशाओं के बीच का जब दिशा इस हिसाब से रिप्रेजेंट करना रहे तो थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होने वाली वैसे कोई भी चीज़ नहीं है। बस बेसिकली जो आज तक हम सीखते आए हैं उसी को बस ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कैसे करना है। बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो इसमें सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है, सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है। तो बी जो है वो ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है। बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ए को हम यहां बैठा दिए, ए को हम यहां बैठा दिए। अब बी जो है वो ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो ए जब यहां बैठेगा तो ऊपर में उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब और इधर होगा पश्चिम। ए यहाँ बैठा हुआ है तो इसके रिस्पेक्ट में राइट साइड में पूरब, इधर पश्चिम, इधर ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण। तो जो बी है वो ए के दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम मतलब नीचे का दिशा होता है दक्षिण और इधर होता है पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या हुआ कि इन दो दिशाओं का बीच में बैठा हुआ है कौन, बी। तो बी को हम यहाँ बैठाएंगे। यहाँ क्यों बैठाएं, क्योंकि नीचे इसका दक्षिण हो जाता है और इधर इसका पश्चिम हो जाता है। तो बी जो है वो दोनों दिशाओं का बीच में बैठेगा, दक्षिण पश्चिम बैठा हुआ है ना, दक्षिण पश्चिम में, इसलिए बी को हम यहाँ बैठा दिए। ठीक, ये चीज समझे, ये बैठ गया अपना। ए के रिस्पेक्ट में बी का स्थिति क्या है, दक्षिण पश्चिम में। उसके बाद क्या बोलता है कि सी जो है वो बी के पूरब में है, सी बी के पूरब में। तो सी जो है वो बी के पूरब में, मान लो हम यहाँ बैठा दिए सी, तो बी का पूरब, क्योंकि बी का पूरब इधर, पश्चिम इधर, उत्तर इधर और दक्षिण नीचे। तो सी जो है वो बी के पूरब में है। ठीक, आगे क्या बोलता है कि सी बी के पूरब और ए के दक्षिण पूरब में है। तो अब यहाँ पे सी जो है बी के पूरब में तो बैठ गया, लेकिन ए के दक्षिण पूरब में नहीं बैठा है, ए के दक्षिण में बैठा है सी। ठीक, तो इसीलिए सी को हम यहाँ ना बैठाते हुए सी को अगर हम यहाँ बैठा दें, ठीक, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा। कैसे, देखो सी बी के पूरब, तो सी जो है वो बी के पूरब में तो है ही, साथ ही साथ ए के दक्षिण पूरब में है। तो ए के दक्षिण पूरब में है, क्यों, क्योंकि ए का दक्षिण होगा इधर और पूरब होगा ये दक्षिण और ये पूरब, तो ये दक्षिण और पूरब के बीच का दिशा दक्षिण पूरब। ठीक, तो उस हिसाब से सी जो है वो बी के पूरब में भी बैठ गया और ए के दक्षिण पूरब में भी बैठ गया, क्योंकि ए का दक्षिण इधर और पूरब इधर, तो दक्षिण पूरब में बैठ गया। ठीक, उसके बाद क्या बोलता है, तथा बी और ए के साथ समरेख पर है, सॉरी दक्षिण पूरब की ओर है, तथा डी सी के उत्तर की ओर है। डी जो है वो सी के उत्तर की ओर है, तो सी का उत्तर किधर होगा, ऊपर में। डी जो है वो सी का उत्तर में, क्योंकि सी के रिस्पेक्ट में ऊपर में उत्तर, तो नीचे दक्षिण, इधर पूरब इधर पश्चिम। तो डी जो है वो सी के उत्तर में है, तो डी को अगर हम यहाँ बैठा दिए, ठीक, डी जो है वो सी के उत्तर में है, डी के उत्तर की ओर है, तथा बी और ए के साथ समरेख है। समरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में स्थित है। समरेख का अर्थ क्या हुआ कि एक ही रेखा पर स्थित है। तो देखो बी और ए एक ही रेखा पर है, क्या, तो बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, तो सब तीनों जो है वो समरेख पर है, मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। और डी जो है वो सी के उत्तर में भी है, तो वो कंडीशन फुलफिल कर गया। तो बेसिकली अपना जो रिप्रेजेंटेशन हुआ वो बैठ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि ए के किस दिशा में डी स्थित है, ए के किस दिशा में डी स्थित है। तो ए का इधर पूरब और इधर होता है उत्तर, तो डी किस दिशा में होगा, उत्तर और पूरब का बीच का दिशा मतलब उत्तर पूरब दिशा में बैठा हुआ है। किस दिशा में बैठा हुआ है ये डी, ए के रिस्पेक्ट में, तो उत्तर पूरब दिशा में बैठा हुआ है। कि ए के किस दिशा में डी स्थित है, तो ए के उत्तर पूरब में, इधर पूरब दिशा इधर उत्तर दिशा, तो ए के उत्तर पूरब में डी बैठा हुआ है।
आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा और इस टाइप के क्वेश्चंस में अब कन्फ्यूजन इन फ्यूचर नहीं होगा। तो यहाँ तक करने के बाद आइए हम अगला टाइप का थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। जैसे कि ये सब होने के बाद ये टाइप 1 में इसको आप ले सकते हो और मैंने कोशिश किया है इस वीडियो में लगभग चीज़ को इंक्लूड करने का। अब थोड़ा सा इसमें डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं। ठीक, क्वेश्चंस में आपका रहेगा कि 45 डिग्री या 270 डिग्री या 135 डिग्री दाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, या दक्षिणाव्रत मुड़ गया या वामाव्रत मुड़ गया। तो ये दो कंसेप्ट थोड़ा सा देख लीजिएगा। डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम जब हम करने जा रहे हैं तो उसके पहले ये छोटा छोटा दो चीज़ है वो ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कहीं कहीं आपको बोलेगा कि दक्षिणाव्रत मुड़ गया, दक्षिणाव्रत, ठीक है, दक्षिणाव्रत मुड़ गया। तो दक्षिणाव्रत का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। दक्षिणाव्रत का अर्थ हुआ कि क्लॉकवाइज मूवमेंट किया वो, ठीक। और एक होता है वामाव्रत, वामाव्रत। तो वामाव्रत का अर्थ होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, दक्षिणाव्रत मतलब होता है क्लॉकवाइज और वामाव्रत मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये दो चीज़, क्योंकि क्वेश्चंस में जब आपके पास ये आएगा कि दक्षिणाव्रत मूव करना है और वामाव्रत मूव करना है तो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं। दक्षिणाव्रत मतलब क्या? क्लॉकवाइज मूवमेंट लेना है। अब घड़ी का सुइया किस दिशा में घूमता है? ये दिशा होता है घड़ी का सुई का, ठीक। तो दक्षिणाव्रत मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट और वामाव्रत मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, मतलब ये वाला मूवमेंट। बेसिकली आप ये याद कैसे रखोगे दक्षिणाव्रत और वामाव्रत? तो जब भी दक्षिणाव्रत बोले मतलब आपका राइट हैंड जिधर होगा उस पोजीशन में आने के बाद आपका राइट हैंड जिधर होगा उधर से मूव कर जाना है। दक्षिणाव्रत मतलब सिंपली आपके माइंड में सिर्फ ये चीज फिट होना चाहिए कि दक्षिणाव्रत बोल रहा है मतलब मेरा राइट हैंड जिधर होगा उधर से मूव करना है, और वामाव्रत बोल रहा है मतलब मेरा लेफ्ट हैंड जिधर होगा उधर से मूव करना है। दक्षिणाव्रत मतलब राइट मूवमेंट और वामाव्रत मतलब लेफ्ट मूवमेंट। ये चीज दिमाग में बस। दक्षिणाव्रत मतलब क्लॉकवाइज मतलब राइट मूवमेंट और वामाव्रत मतलब लेफ्ट मूवमेंट, ठीक है। चलिए, ये चीज होने के बाद थोड़ा सा एक दो चीज को और इसमें देखते हैं। जब भी आपके पास डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम रहे, जब भी डायरेक्शन सेंस एंड टेस्ट टॉपिक से आपके पास डिग्री बेस्ड अगर प्रॉब्लम आया तो आंख बंद करके सीधा सीधी क्वेश्चन में ये 4 क्वाड्रेंट तो शुरू से हम लोग फॉर्म करते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। लेकिन डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम अगर आपको दिखा तो आप 8 क्वाड्रेंट को बना लेना। सबसे पहले 8 क्वाड्रेंट को बना लेना। 4 है, अब प्रत्येक क्वाड्रेंट को विभाजित कर दिए तो 8 क्वाड्रेंट बना लेना, ठीक। अब ये बनाने के बाद आपको और कहीं रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी में आप बनाते जाओगे, आपका क्वेश्चन जो है वो बन के ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, ठीक। करना क्या, मैंने क्या बोला कि डिग्री बेस्ड जब भी समस्याएं आपके पास आए क्वेश्चन में तो आपको 8 क्वाड्रेंट फॉर्म कर लेना है आंख बंद करके। अब 8 क्वाड्रेंट फॉर्म करने के बाद जो क्वेश्चन में बोल रहा है उस हिसाब से बस डाटा को यहाँ पर बैठाते जाना है, ठीक। अब 8 क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट वीडियो में नहीं चर्चा किया था कि ये कितना होता है, ये पूरा ये होता है 90 डिग्री, ये भी होता है 90 डिग्री, ये भी होता है 90 डिग्री और ये भी होता है 90 डिग्री। मतलब कि पूरब और उत्तर के बीच 90 डिग्री का एंगल, उत्तर और पश्चिम के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल, पश्चिम और दक्षिण के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल और दक्षिण और पूरब के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होता है। ये कब होता है? जब 4 क्वाड्रेंट होता है। लेकिन जब हम प्रत्येक क्वाड्रेंट को भी हम 2-2 भागों में विभाजित कर दिए, मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि ये जो है ये 45 डिग्री में बढ़ जाता है। 45 × 45 में बढ़ता है। लाइट आ गया। 45 × 45 में बढ़ता है, ठीक है। 45 × 45 डिग्री में बढ़ेगा। तो अब चूंकि ये पूरा 90 था, अब इसको बीच में डिवाइड कर दिए तो मतलब ये भी 45 और ये भी 45। उसी तरह ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, फिर ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक। मतलब कि 45 डिग्री का आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 45 का आपके पास 8 क्वाड्रेंट फॉर्म होंगे, ठीक है। तो 8 क्वाड्रेंट फॉर्म होंगे मतलब कितना हुआ कि 45 × आप 8 करोगे तो ये कितना हो जाता है? 8 × 40 की 0 हाथ में 4, 8 × 32 और 4 36, 360 डिग्री, ठीक। तो
मतलब कि पूरा अगर वृत्त बना लिया तो वृत्त का केंद्र का कोण कितना 360 डिग्री, तो ये 360 डिग्री बन गया। और 90 का 4 हो रहा था तो 90 × 4 दैट इज 360 हो रहा था। लेकिन अब ये 8 क्वाड्रेंट बना दिया, मतलब प्रत्येक क्वाड्रेंट कितने का हो गया 45 45 का, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, 45 45 का विभाजन हुआ। तो 45 45 का 8 विभाजन हुआ ना, तो टोटल कितना हो गया 45 × 8 दैट इज 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। करना क्या है, डिग्री बेस्ड में सीधा सीधे 8 क्वाड्रेंट में बांट दो, प्रत्येक क्वाड्रेंट का वैल्यू होगा 45 डिग्री। ठीक, अब जिस हिसाब से जितना डिग्री के मूवमेंट में क्वेश्चन बोला जाएगा उसी मूवमेंट में हम क्वेश्चन को बस उसी हिसाब से पुट करते हुए जाएंगे और यहाँ पे उसको शो करते हुए जाएंगे। एंड आप पाओगे कि ऑटोमेटिकली ये डायग्राम 8 क्वाड्रेंट में बांटने के बाद आपको दूसरा कहीं पेन से बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यू विल गेट योर आंसर। समय थोड़ा सा हो गया है, तो डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम में मैं छोटा सा कंसेप्ट ये दिया। अब अगला वीडियो में इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को भी हम देखेंगे और थोड़ा सा इसको भी रिकॉल कर लेंगे, और कुछ और जो डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम अगला वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो जो चीज़ अभी तक समझा है वो चीज़ अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।